नमस्कार, हॉर्मिक टीवी भारत में आपके स्वागत है। बीजेपी के नव नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर पार्टी में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वेश्वरंग कैलाश सरंग ने नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उनके अनुभव को पार्टी के लिए अहम बताया। इस दौरान मंत्री विश्वेश्वरंग ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर भी तीखा हमला बोला और चुनाव आयोग की भूमिका पर बचाव किया। मंत्री विश्वास कैलाश सरंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार उचित दायित्व मिलता है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और एक सफल जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। शरंक ने कहा कि नितिन नवीन का संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव पार्टी को और अधिक मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी एक वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व के पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनी है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कुल मिलाकर भाजपा ने नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन के लिए मजबूती बताया है। वही कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया है। श्रीमान नितिन नवीन जी को बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति को उचित कार्य मिलता है। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी का जो कार्यकाल पुराने दिनों में रहा है वो एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। वो बहुत ही सफल जनप्रतिनिधि हैं। संगठन के विस्तार और संगठन के उन्नयन के लिए उन्होंने युवा मोर्चे से लेकर और अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है। वो एक बहुत ही सफल मंत्री हैं। निश्चित रूप से उनका अनुभव पार्टी को और मजबूत करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो केवल हिंदुस्तानी नहीं आज वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने गरीब के कल्याण और विकास के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी पार्टियों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस भारतीय जनता पार्टी के विस्तार और उसके माध्यम से सरकार के माध्यम से जनता और गरीब के कल्याण में लगा है। मैं हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। सर एसआईआर को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रोजेक्ट से दिया, पिछली बार देखिए, मेरा ये मानना है मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मूल आधार चुनाव होता है और चुनाव प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ही निष्पादित होता है। चुनाव आयोग का अपना अपना कैलेंडर है।
एसआईआर एक उसमें उसकी एक नियत प्रक्रिया है। एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना, मतदाता सूची में पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ वोटर्स का नाम आना, ये एक प्रक्रिया है। इस देश के संविधान में चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, इन सब के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं। यदि आपको चुनाव आयोग की किसी गतिविधि को लेकर कुछ शिकायत करनी है तो चुनाव आयोग का फोरम खुला हुआ है, आप जाइए और उसमें लिखित में कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि चुनाव के बाद आपको चुनाव से संबंधित कोई दिक्कत है तो संविधान कहता है कि आप हाई कोर्ट में जाकर चुनाव संबंधित याचिका लगा सकते हैं। ये काम तो कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। चुनाव आयोग 10 बार उनको समय दे चुका है। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो या कांग्रेस के कोई भी नेता हो, वो झूठ और फरेब की राजनीति को इस देश में बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो लगातार मात खा रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं पर इस तरह से उनको हतोत्साहित करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगाना, इल्जाम लगाना, ये हारी हुई मानसिकता का परिचय है। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह का प्रभाव ज्यादा नजर आ रहा है। राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तब भी अब ये तो उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी बताएंगे या फिर इसका उत्तर राहुल जी करेंगे। राहुल जी की राजनीति ऐसा ही है, कभी किसी को बढ़ाओ कभी किसी को निपटाओ। पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें हम क्या कहें। पर कांग्रेस किसी को भी आगे बढ़ाए, जनता ने उसे नकार दिया। लखनऊ में पासमानदा समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार से अहम मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग, पिछड़ा समाज और पसमानदा समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और सरकारी लाभ लेने के लिए आज भी कोर्ट कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अनीस मंसूरी ने बताया कि लोगों को लेखपाल, कानून नगों और तहसीलदार के पास बार बार जाना पड़ता है। सरकारी कागज बनवाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम आदमी का कीमती समय बर्बाद हो जाता है और विभाग द्वारा दस्तावेजों की मांग बार बार की जाती है। पासमानदा समाज के अध्यक्ष ने कहा कि इसी समस्या को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि आधार कार्ड में जाति और उल्लेख किया जाए ताकि आम जनता को आसानी हो और पासमानदा समाज के साथ साथ अन्य जातियों की भी इसका लाभ मिल सके। उन्होंने यहाँ बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जवाब आया था कि उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन समय बीतने के बावजूद अब तक इस पर अमल शुरू नहीं हुआ है। अनीस मंसूरी ने सरकार से मांग की है कि इस सुझाव को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिल सके। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का फैसला था माननीय न्यायालय ने दे दिया, हम लोगों ने उसको मान लिया। न्यायालय ने फैसले में ये भी कहा कि सच तो ये है कि ये बाबरी मस्जिद थी, लेकिन एक जमाने से आप पूजा हो रही है, लोगों की आस्था जुड़ी है, तो आस्था के आधार पर उन्होंने फैसला दे दिया। न्याय नहीं हुआ, उन्होंने आस्था के आधार पर फैसला दिया, हम लोगों ने तब भी मान लिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके एवज में धन्नीपुर अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देंगे और उसमें आप जो भी करना चाहे, मस्जिद बना ले, मदरसा बना ले, इसके लिए वक्फ बोर्ड को कह दिया गया कि देंगे, वादा किया। बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बन गई, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया।
लेकिन आज तक धन्नीपुर में अभी उस जमीन पर कुत्ते लौट रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है, यहाँ चेयरमैन है जुफर फारूकी साहब, वो सरकार की के ग्रिप में पूरी तरह रहते हैं, जो सरकार कहती है वो करते हैं, और उनका भी उल्लू सीधा हो रहा है, सरकार उनका इस्तेमाल भी कर रही है। ये उनकी जिम्मेदारी थी, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वहां पर जाकर के मस्जिद बनवाते, मदरसा बनवाते, जो वादा हुआ था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें भी तमाम खामियां ढूंढ करके सरकार की नीयत उसको भी देने की नहीं लग रही है। रही बात ये, आपने जो सवाल किया बाबरी मस्जिद का मसला, वो तो मसला हल हो गया है। अब बीजेपी समय समय पर जब उसको लगता है कि हमारा वोट बैंक घट रहा है, हम जा रहे हैं, तो मरता क्या ना करता। जब चराग में तेल खत्म हो जाता है तो एक बार वो बुझने से पहले भपकता है, उसके बाद बुझता है। तो पीडीए की जो कामयाबी की बौखलाहट, ये दलील है कि ये जा रहे हैं और तरह तरह की ये बातें करते हैं। अब देखिए कलकत्ता के चुनाव को लेकर के, जैसा एक अभी हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि कलकत्ता के चुनाव को लेकर के अब ये घुसपैठिए, ये SIR घुसपैठिए, इनको तभी याद आते हैं जब चुनाव आ जाता है। 11 साल केंद्र सरकार में बैठे हैं आप, घुसपैठिए कहां से आए, कौन लाया, कहां रुके हैं, कैसे रुके हैं, ये आप सरकार की फेलियर है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ये फेलियर है कि वे एक भी घुसपैठिया पकड़ नहीं पाई है। आप 11 साल से सरकार में है, 9 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक भी आप घुसपैठिया नहीं पकड़ पाए। केवल घुसपैठिया कह करके अखबारों में, तमाम मीडिया में एक बवाल फैलाया कि हिंदू मुसलमान हो जाए। अगर दम था तो घुसपैठिया किसने रोका? हमने किसी मुसलमान ने नहीं रोका कि इस देश के अंदर घुसपैठिया आए। हम तो इसके खिलाफ सख्त खिलाफ है कि सरकार के, हमारे भारत के अंदर घुसपैठिया नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने इस देश की लड़ाई के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। ये हमारा देश है, हम सबका देश है, तो घुसपैठियों को हम भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ईमानदारी से ये पकड़े, बताए कि घुसपैठिया है, उनको पार करें, कहीं कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं रहे, बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे मुसलमान हमारा नहीं हुआ भाई। पश्चिम बंगाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम शिकायतें आती थी कि मंत्री साहब, एक समस्या ये है कि जब सरकार की कोई योजना आती है जो पिछड़े दलित पसमानदा के लिए, तो उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, जहां हमें तहसीलदार के कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेखपाल की खुशामद करनी पड़ती है, और उसके लिए हम तरह तरह के तमाम समस्याएं आती हैं और उनको तहसीलदार से लेकर लेखपाल दौड़ाते हैं, और वो कभी वो बेचारे मायूस होकर बैठ जाते हैं, नहीं बन पाता और सरकारी योजनाओं का लाभ वो नहीं उठा पाते हैं। ये बहुत ही सी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक पत्र के माध्यम से, और उत्तर प्रदेश के अलावा जो केंद्र सरकार बैठे है पीएमओ को एक पत्र लिखा जाए। हमने बहुत अध्ययन करने के बाद एक पत्र लिखा पीएमओ को कि अगर ये इस वक्त टाइम चल रहा है, तमाम आधार कार्ड पे तमाम काम चल रहा है चुनाव पे, तो ये एक मौका अच्छा है कि ऐसे में मैंने एक सुझाव दिया पीएमओ को, प्रधानमंत्री जी को, कि अगर ये जातियों का विवरण आधार कार्ड में उस पे अंकित कर दिया जाए तो ये लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी और उन्हें कोर्ट कचहरी चक्कर काटना भी नहीं पड़ेगा और लेखपाल कानून को भी खुशामद भी नहीं करना पड़ेगा और सरकार की किसी भी योजनाओं से वंचित नहीं रह पाएंगे। इसके मद्देनजर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद पीएमओ से उस पत्र का जवाब ये आया कि जो आपने ये सुझाव दिया था, इस सुझाव को सरकार ने मान लिया है और बहुत ही जल्द इस पे क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट में हम लाएंगे। बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने आत्मदाह का प्रयास किया। मामला जहांगीर बाथ कोतवाली क्षेत्र के शिव कुमार जानता इंटर कॉलेज का है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट
तक के छात्र पिछले कई दिनों से फीस का नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन छात्रों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और जिससे नाराज छात्रों ने यहां कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने छात्रों के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनकर हालत को काबू में किया और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कॉलेज के परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है और छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया गया है। पिछले 1.5 महीने से जांच कर रहे हैं। जांच के नाम पर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं प्रिंसिपल हमारा कोई साथ नहीं दे रहे और बस अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं जांच के नाम पर। पुलिस प्रशासन ये करिए, ये बच्चे जो भी आवाज उठा रहे हैं ये पागल है। अगर हम करेंगे टीचर हमें गाली बात करें, जेल में डालो, हथकड़ी ले जाकर। मोबाइल पकड़, सीधी बात है। हमें पुलिस प्रशासन पागल बता रही है हमें। छोटे भाइयों का समझो, छोटे भाई ने गिरफ्तार करो सीधी सर को। आग लगाई आग। देखो ये बदतमीजी कर रहे हैं। सर मारूंगा मैं। क्या बात मार सकते हो? कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। देखो ये बदतमीजी कर रहे हैं। बता रहे हो हमें। पागल बता रहे हो। पेट्रोल चाहिए सर। पेट्रोल चाहिए हमें। गाड़ी के आगे मारूंगा, ट्रैक्टर के आगे मारूंगा। इंसान चाहिए। 25 दिसंबर को देश भर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाएगा। वही इसी दिन क्रिसमस का त्यौहार भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। दोनों अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने विशेष तैयारियां की है। लखनऊ पुलिस का उद्देश्य है कि आम लोगों और त्यौहार मनाने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश कुमार दीक्षित के अनुसार शहर को कई जोन और सेक्टर में बांटा गया है और पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। विशेष रूप से हजरतगंज चर्च और 190 चौराहे जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि बाहर से आने वाले वीवीआईपी और शहरवासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। का त्यौहार आ रहा है और तमाम वीआईपी अटल जी की उस दिन जयंती भी है, तो उसको लेकर के किस तरीके से ट्रैफिक की तैयारी हुई? 25 तारीख के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं जिससे कि लोगों के आवागमन में कोई कठिनाई न हो और सकुशल लोग त्यौहार का भी आनंद उठा सकें। इसके लिए एक तो जोन और सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। खासकर गंज चौराहे और अलका मेफेयर आदि के आसपास भारी संख्या में लोग जुटते हैं। शहर के अन्य भी जो प्रतिष्ठान हैं, जो चर्च में हैं, वहाँ पे भी लोग जुटते हैं, तो वहाँ ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सादे कपड़े में लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और लगातार हमारी टीमें बनाई गई हैं जो इसको सकुशल ढंग से संपन्न कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। बीजेपी पोलियोमेट्री बोर्ड ने रविवार को बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन जनवरी 2020 से
राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा की जगह लेंगे। पार्टी ने इस फैसले के साथ एक अनुभवी लेकिन युवा चेहरे पर भरोसा जताया है। बिहार के सड़क निर्माण मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। यहाँ चेहरा होने के साथ साथ नितिन नवीन के पास संगठन और सरकार दोनों का लंबा अनुभव है। वे बिहार सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास को कानून विभाग के मंत्री रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 2008 में वे बसपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य और सह प्रभारी बने। 2010 से 2013 तक वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रहे और 2016 से 2019 तक उन्होंने बिहार में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया और 2019 में वे सिक्किम में बीजेपी चुनाव प्रभारी बनाए गए और जून 2019 में उन्हें सिक्किम राज्य संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। बस दिल्ली के बिहार के लोगों की शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज उन बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए बड़ा चलिए तो ये क्या कहेंगे। आज आपने मंदिर का भी दर्शन किया है और आज आपने अपने पिताजी के भी पुण्य, क्या कहेंगे। मैं ये कहूँगा कि पार्टी ने कार्यकर्ता को सिखाने के साथ साथ, संवारने के साथ साथ बढ़ाने का हमेशा नेतृत्व ने मार्गदर्शन दिया है और आज मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। महावीर मंदिर के दर्शन, जहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, पिताजी का आशीर्वाद जहाँ स्नेह के रूप में पिछले 20 वर्षों में जहाँ मैं पहुँच पाया, उनका आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से उनका नमन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, कितनी बड़ी चुनौती, कितने बड़े चैलेंजेस, क्योंकि आने वाले चुनाव में बंगाल का भी चुनाव है, यूपी का भी है कुछ सालों में, सब की चर्चा करके आपको बताएंगे। विशाल संगठन है, संगठन खुद में सक्षम है। देखिए, नितिन जी अभी एकदम यंग है, पुराना उनका भी अनुभव है, संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं और निश्चित तौर से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले तो हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बधाई देता हूं कि वो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जो मैं जितना मैं जानता हूं उतना मैं जानता हूं कि निश्चित तौर से अपने दायित्व का निर्वहन वो पूरी ढंग से करेंगे। आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ी मैसिव रैली की, प्रियंका गांधी वोट चोरी का एक बार उन्होंने भी ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए कल जिस तरीके से जब रैली में। इसके अलावा एक और हैं, उन्होंने भी कहा कि वोट चोरी के आप लोगों पर आरोप लगे। कैसे देखते हैं ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आरोप के बाद भी आप लोगों की जीत दर्ज होती जा रही है, तो क्या इन आरोपों को कैसे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।